नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इमोशनल मास्टरपीस मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम है मामन। मूवी इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट की गई है कि आपको एक बार शुरू करने पर ऐसा लगेगा कि आप मूवी नहीं बल्कि हकीकत देख रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में एक घर में गोद भराई का फंक्शन चल रहा होता है, जिसे लोग धूमधाम से मना रहे होते हैं। इसी फंक्शन में गिरिजा नाम की एक लड़की भी आई होती है, जिसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। यहाँ का कल्चर ऐसा होता है कि कुछ औरतें बांझ औरतों को ऐसे फंक्शन में नहीं बुलाती और अगर कोई आ भी जाए तो उसे खरी खोटी सुनाती हैं। इसी वजह से गिरिजा वहाँ आती तो है लेकिन छुप जाती है। गिरिजा की माँ देखती है कि गिरिजा अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए वह मजाकिया लहजे में कहती है कि गिरिजा को उसका प्यारा भाई ईबा ही बुलाएगा, तभी वह आएगी। ईबा, जो असल में गिरिजा का भाई है, उसे समझाने लगता है कि दीदी तुम किसी से डरो मत, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और आखिर क्यों कहेगा, सभी चीजें तब होती हैं जब भगवान चाहेगा। ईबा और गिरिजा का हस्बैंड साथ में मिलकर गिरिजा को मनाते हैं और उसे फंक्शन में वापस ले आते हैं। जैसे ही रस्में शुरू होती हैं, गिरिजा का मन मचलने लगता है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। गिरिजा की माँ उसे देखकर ही समझ जाती है कि गिरिजा भी माँ बनने वाली है। यह खबर सुनते ही ईबा और गिरिजा का हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं और कंफर्मेशन के लिए सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हमें बताया जाता है कि ईबा और गिरिजा के बचपन में ही उनके पिता इस दुनिया से चले गए थे, जिसके बाद ईबा की माँ ने ही दोनों को बहुत मेहनत से पाला। गिरिजा एक टीचर होती है और ईबा अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर गिरिजा से पूछती है कि 10 साल बाद अब कैसे कंफर्म हुआ कि वह प्रेग्नेंट है। गिरिजा प्रेगनेंसी किट का रिजल्ट दिखाती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि इन किट्स पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सुनकर गिरिजा और ईबा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी रेखा नाम की एक जूनियर डॉक्टर गिरिजा की टेंशन देखकर कहती है कि घबराइए मत, एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, तभी सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद टेस्ट होता है और रेखा गिरिजा को खुशखबरी सुनाती है कि मुबारक हो, आप सच में मां बनने वाली हैं। यह सुनकर गिरिजा से ज्यादा तो ईबा खुश होता है और चिल्लाता है कि मैं मामा बनने वाला हूं। इसके बाद ईबा ही गिरिजा को रेगुलरली हॉस्पिटल लाने लगता है, क्योंकि काम की वजह से गिरिजा के हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। इसी बीच रूटीन चेकअप के दौरान ईबा और डॉक्टर रेखा की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और धीरे धीरे प्यार भी करने लगते हैं। असल में रेखा को ईबा का अपनी बहन के लिए प्यार देखकर उससे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद गिरिजा का गोद भराई का फंक्शन बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। इस फंक्शन में गिरिजा उन सभी लेडीज को भी बुलाती है जिनके बच्चे अभी नहीं हुए या फिर किसी वजह से हो नहीं रहे, ताकि कोई और लेडी वैसा फील ना करे जैसा उसने किया था। बहुत जल्द ही गिरिजा की डिलीवरी का टाइम आता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर डिलीवरी के बाद फैमिली मेंबर्स को खुशखबरी सुनाती है कि गिरिजा को बेटा हुआ है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन डॉक्टर एक और बात बोलती है कि डिलीवरी के दौरान बच्चा थोड़ी देर तक अंधेरे में फंसा हुआ था और अब माँ और बेटे दोनों सही सलामत हैं। यह बात जब बाकी लोगों को पता चलती है तो वहाँ की कुछ औरतें कहती हैं कि यह तो अपशकुन है और मामा को कुछ दिनों तक अपने भांजे को ना छूना होगा और ना ही देखना होगा। इसी वजह से सभी लोग ईबा को वहाँ से दूर भेज देते हैं, जबकि ईबा चुपचाप दुखी होकर दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन तभी रेखा वहाँ आती है और उसे पता चलता है कि ईबा को बच्चे से दूर रहने के लिए बोला गया है। रेखा ईबा के पास आती है और उसे कहती है कि हम आज के आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, तुम ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो। वह कहती है कि डिलीवरी के दौरान ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आम बात हैं और यह सब महज एक अंधविश्वास है। रेखा ईबा को याद दिलाती है कि गिरिजा ने उसे अपने पिता की तरह देखा था और ईबा ने ही पूरे 9 महीने हॉस्पिटल में लाकर उसका चेकअप करवाया और उसकी देखभाल की। इसलिए सबसे पहला हक तो ईबा का है कि वह इस बच्चे को अपनी गोद में ले। रेखा की बातों से मोटिवेट होकर ईबा बहुत खुश होता है और फटाफट भागकर सबसे आगे खड़ा हो जाता है। जब नर्स बच्चे को बाहर लाती है तो ईबा उसे फौरन अपनी गोद में लेकर बहुत खुश होता है और ढेर सारा प्यार करता है। गिरिजा का हस्बैंड भी उतना खुश नहीं होता जितना ईबा नजर आ रहा था। इसके बाद ईबा अपने भांजे की बहुत केयर करने लगता है और उसकी परवरिश में पूरा टाइम देता है। ऐसा लगता है कि गिरिजा उस बच्चे की सेकंड माँ है और ईबा उसकी पहली माँ बना हुआ है। ईबा सारा दिन उस बच्चे के साथ ही टाइम स्पेंड करता है और इसी दौरान ईबा और रेखा का प्यार भी बढ़ता जाता है। उसी एरिया में सिंघम नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है जिसे ईबा अपने पिता की तरह मानता है। ईबा रेखा को लेकर सिंघम और उसकी बीवी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द शादी करना चाहता हूँ। सिंघम और उसकी बीवी की कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से वो ईबा को अपने बेटे की तरह मानते हैं। वे दोनों ईबा से शादी की तैयारी करने को कहते हैं। रेखा ईबा से कहती है कि वह जल्द ही अपने घर में दोनों के बारे में बता देगी, क्योंकि उन्हें जल्द ही शादी करनी होगी। ईबा भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 4 साल गुजर जाते हैं और इस बीच ना तो दोनों की शादी होती है और ना ही अब तक रेखा अपने घर वालों को कुछ बताती है। ईबा का भांजा अब बड़ा हो जाता है और उसका नाम लड्डू होता है। एक दिन स्कूल प्रिंसिपल ईबा को बुलाकर लड्डू के खिलाफ कई कंप्लेंट्स करती है
कि वह बहुत शरारती है, पढ़ाई नहीं करता और होमवर्क भी नहीं करता। ईबा प्रिंसिपल को समझा बुझाकर बाहर आता है और लड्डू से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ, इसलिए अच्छे से पढ़ो लिखो। लड्डू कहता है कि वह ठीक से पढ़ाई करेगा और माँ उससे कुछ नहीं कहेंगी। ईबा हर रोज लड्डू को स्कूल से पिक और ड्रॉप करता है। लड्डू भी अपने मामा के साथ खाता है, पीता है और यहाँ तक कि उसके पास ही सोता है और अपने मम्मी पापा के पास जाता तक नहीं। एक दिन स्कूल के पास कुछ लड़के एक टीचर से छेड़खानी कर रहे होते हैं और लड्डू अपनी मैडम के लिए लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के उसे 2-4 थप्पड़ मारकर भगा देते हैं। जब ईबा उसे पिक करने आता है तो लड्डू उसे सारी बात बताता है। ईबा फौरन उन लड़कों के पास जाता है और उन्हें सबक सिखाने लगता है। इसके बाद वह लड्डू से कहता है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ वह अपनी माँ को मत बताना। रेखा ईबा को फोन करती है और उसे बताती है कि उसने आखिरकार अपने पापा से उनके बारे में बात कर ली है। हालांकि उसका भाई तो उनकी शादी के लिए मना कर रहा है, लेकिन पापा मान गए हैं। इसके बाद रेखा और ईबा की फैमिली वाले सिंघम के घर पर जमा होते हैं और शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। पहली ही रात जब रेखा ईबा के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि लड्डू ईबा के पास सोया हुआ है। रेखा ईबा और लड्डू के बीच का बॉन्ड समझती थी, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप दूसरी तरफ जाकर सो जाती है। लेकिन यह एक रात की बात नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला हर रात चलने लगता है। यानी लड्डू हमेशा और हर वक्त ईबा के पास ही रहता और सोता है, जिस वजह से ईबा और रेखा दोनों को प्राइवेसी नहीं मिल पाती और साथ में वक्त गुजारने का मौका भी नहीं मिल पाता। धीरे धीरे रेखा को यह सब पसंद नहीं आता, क्योंकि शादी के बाद भी उन्हें घर में प्राइवेसी नहीं मिलती और ऊपर से ईबा सारा टाइम लड्डू के साथ ही बिताता है। इस वजह से ईबा और रेखा के बीच में झगड़े भी होने लगते हैं और धीरे धीरे दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। ईबा की माँ यह सब देखकर गिरिजा के पास जाकर कहती है कि ईबा और बहू ढंग से बात भी नहीं कर रहे और इसकी वजह तुम्हारा बेटा लड्डू है। वह गिरिजा से कहती है कि वह उसे संभाले। यह सुनकर गिरिजा गुस्से में अपनी माँ से कहती है कि 10 साल बाद तो मेरा बेटा हुआ और उसकी परवरिश में ईबा ने उसको बहुत प्यार दिया, जिस वजह से अब लड्डू और ईबा के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत बन गया है। वह ईबा की माँ से पूछती है कि इसमें उसके बेटे की क्या गलती है जो वह उसे दोष दे रही है। ईबा की माँ कहती है कि आखिर लड्डू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखाओ। यह सुनकर गिरिजा फिर से गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरा बेटा पागल नहीं है जो मैं उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाऊं। दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ जाती है। अगले दिन घर में फंक्शन चल रहा होता है और तभी अचानक गिरिजा अपने भाई ईबा के पास आती है और उससे कहती है कि आज के बाद तुम मेरे घर पर मत आना और ना ही मैं तुम्हारे घर आऊंगी, और हाँ, मेरे बेटे को भी अपने साथ मत ले जाना। इस तरह देखते ही देखते ईबा के सामने रेखा और गिरिजा के बीच लंबा झगड़ा शुरू हो जाता है। असल में घर के अंदर आज लड्डू की ईयरिंग सेरेमनी चल रही होती है, इसलिए लड्डू अपने मामा से जिद करता है कि अगर आप अपने कानों को छिदवाओगे तभी मैं अपने कान छिदवाऊंगा। इसी जिद की वजह से आखिर में ईबा भी उसके साथ अपने कान छिदवा लेता है। लेकिन वहां पर रेखा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि ईबा ने एक बच्चे की जिद में ऐसा कदम उठा लिया। इन्हीं दिनों में अचानक रेखा का मदुरई के किसी हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाता है। ईबा उसे समझाता है कि ऐसे समय में यहाँ से जाना ठीक नहीं, लेकिन रेखा गुस्से में कहती है कि जब तुम्हें लड्डू के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की, और इतना कहकर वह अपने मायके चली जाती है। अगले दिन रेखा का फादर ईबा के पास आता है और उसे समझाता है कि तुम अपने भांजे से बहुत प्यार करते हो, यह गलत बात नहीं है, लेकिन तुम एक बड़ी गलती भी कर रहे हो। रेखा का पिता कहता है कि वह लड्डू को उसके माँ बाप से दूर कर रहा है। वह बताता है कि जब से लड्डू पैदा हुआ है उसने अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताया ही नहीं। रेखा का पिता बताता है कि एक दिन जब ईबा उसे स्कूल पिक करने में लेट हो गया था तो लड्डू के पापा स्कूल लेने गए थे, लेकिन लड्डू ने अपने टीचर से कहा कि यह कौन है, मुझे नहीं पता, यानी उसने अपने पापा को ही पहचानने से मना कर दिया। इस वजह से उस वक्त ईबा के जीजा को सभी के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन उन्होंने यह बात आज तक अपनी वाइफ को भी नहीं बताई। रेखा का फादर आखिर में ईबा को समझाता है कि वह लड्डू को उसके माँ बाप से दूर नहीं करे। उसके समझाने पर ईबा को सारी बात समझ में आ जाती है। वह फौरन अपने जीजा को फोन करता है और उससे कहता है कि जीजा जी, लड्डू को आप अपने पास बुला लीजिए और उसको अपने साथ घूमने फिरने की आदत डालिए। लड्डू का पिता बहुत खुश होता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ईबा का मन फिर से विचलित होने लगता है और वह फिर से फोन करके कहता है कि जीजा जी, मैं खुद ही लड्डू के पास आ रहा हूँ। जीजा यह सुनकर वापस थोड़ा दुखी होकर कहता है कि ठीक है, आ जाओ। जब ईबा वहां पहुंचता है और लड्डू के पास जाता है तो उससे कहता है कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। वह कहता है कि अब अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करो, होमवर्क टाइम पर करो और टाइम पर स्कूल जाओ। इसके अलावा अपनी माँ को तंग मत करना और किसी से झगड़ा मत करना। वह आखिर में कहता है कि अगर तुम्हारा मामा तुम्हारे पास ना हो तो समझ लेना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह कहते हुए ईबा बहुत दुखी हो जाता है और आखिरी बार लड्डू को सुलाकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन ईबा आखिर में रेखा के साथ मदुरई चला जाता है
मदुरई में ईबा और रेखा की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ लड्डू अपने मामा को याद करके बहुत हंगामा करता है, क्योंकि अब वह ढंग से ना सोता है, ना खाता पीता है और ना ही स्कूल जाता है। कई दिनों तक वह बस अपने मामा की याद में ही रोता रहता है। इसी दौरान लड्डू को दौरे पड़ने लगते हैं। यहाँ हमें समझ में आता है कि क्यों असल में ईबा हमेशा लड्डू के आसपास रहता था। असल में बचपन से ही लड्डू को दौरे पड़ते थे, जिस वजह से डॉक्टर ने कहा था कि कभी इसको ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, कभी ज्यादा मत रुलाना, धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगा। यही वजह थी कि ईबा उसे इतना पैम्पर करता था। प्रेजेंट में गिरिजा और उसका हस्बैंड लड्डू को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि वह बेहोश होकर गिर भी गया था। डॉक्टर उनसे कहता है कि आप अपने बेटे का ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादा रोने की वजह से इसे फिट्स आए हैं, इसलिए इसे दोबारा रोने मत दीजिए। अगले दिन से लड्डू अचानक अपने मामा को याद करना बंद कर देता है। वह बस खामोश रहता है और अपने पेरेंट्स की बात मानने लगता है। अपने फादर के साथ स्कूल आता जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और ईबा भी अपने भांजे को बहुत याद करने लगता है। इसी बीच एक दिन उसका फ्रेंड हालचाल लेने के लिए उसे फोन करता है, तो ईबा अपने भांजे के बारे में पूछने लगता है। उसका फ्रेंड बताता है कि जब ईबा गया था तो स्टार्टिंग में लड्डू बहुत रोया और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ सेट है और वह बड़ा हो चुका है। यह सुनकर ईबा खुश हो जाता है। ईबा अपनी बीवी रेखा के साथ अच्छा समय बिताने लगता है और फिर कुछ ही हफ्तों में रेखा उसे खुशखबरी सुनाती है कि वह मां बनने वाली है। ईबा यह बात अपनी फैमिली को बताता है, जहां सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी मां मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगती है और फिर गिरिजा के घर जाकर लड्डू को ही लड्डू खिलाने लगती है। वह उसे कहती है कि बेटा, अब कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा भाई या बहन भी आ जाएगा। लड्डू थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि नानी, मामा तो कभी नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो भगवान के पास चले गए। यह सुनकर गिरिजा की मां शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि ये क्या कह रहे हो। लड्डू कहता है कि हाँ, माँ ने ही तो बोला कि मामा अब कभी नहीं आने वाले, क्योंकि वह भगवान के पास चले गए हैं। और तो और अंदर माँ ने उनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। वह अपनी नानी को घर के अंदर ले जाकर एक चीज दिखाता है, जिसे देखकर उसकी नानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घर के अंदर गिरिजा ने ईबा की फोटो पर माला चढ़ा रखी होती है। मतलब लड्डू को यह बताया गया होता है कि ईबा मर चुका है। यह देखकर ईबा की माँ को बहुत दुख होता है और इतने में गिरिजा भी घर में आ जाती है। माँ गिरिजा से पूछती है कि जीते जी उसने अपने भाई को क्यों मार दिया। गिरिजा रोते हुए कहती है कि माँ, वह क्या करती। जब से ईबा गया है लड्डू हमेशा रोने में लगा था और ज्यादा रोने की वजह से उसे दौरे भी पड़ने लगे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वह दोबारा रोया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वह आगे कहती है कि माँ, अब वह अपने मामा को भूल गया है और धीरे धीरे समझदार हो रहा है। माँ इस बात पर कुछ नहीं कहती। गिरिजा एक बार और कहती है कि माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। यह सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। यह सुनकर ईबा की माँ बहुत दुखी हो जाती है और फिर अपने घर जाकर ईबा को फोन करके सारी बात बताती है। लेकिन ईबा को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। वह कहता है कि माँ, बोलने से क्या होगा, वह उसकी बड़ी बहन है, उसने जो किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। वह खुद भी इस चीज को लाइट में लेने लगता है और यह बात रेखा को भी नहीं बताता, ताकि वह गिरिजा के बारे में गलत ना समझ ले। एक दिन रेखा की फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ उनके घर आती है। बातों बातों में ईबा को पता चलता है कि असल में रेखा का मदुरई में ट्रांसफर अपने आप नहीं हुआ था, बल्कि रेखा ने जानबूझकर अपना ट्रांसफर वहां करवाया था। यह सुनकर ईबा शॉक में रह जाता है, लेकिन वह रेखा से कुछ नहीं कहता और समझ जाता है कि यह सब उसका लड्डू से दूर करने का प्लान था, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ ही दिनों बाद ईबा के एक फ्रेंड की शादी होती है, जहां ईबा और रेखा दोनों शामिल होने के लिए जाते हैं। ईबा की सारी फैमिली भी वहां आई होती है। ईबा की नजर लड्डू पर पड़ती है और वह उसे दूर से देखता रहता है। ईबा आज उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लड्डू वापस वैसा ही ना हो जाए और रोने ना लगे। ईबा बहुत अफसोस करता है कि वह लड्डू के पास नहीं जा सकता। ईबा अकेले बैठकर दुखी हो रहा होता है और तभी उसका एक फ्रेंड वहां आता है। फ्रेंड उससे उसकी दुख की वजह पूछता है तो ईबा अपनी सारी बात उसे बता देता है। फ्रेंड कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। वह बताता है कि असल में वह वहां पर मैजिक शो भी करने आया है। वह लड्डू को बुलाकर कहेगा कि वह उसके मामा को प्रकट कर सकता है और जब वह आबरा का डाबरा बोलेगा तो ईबा पीछे के दरवाजे से सामने आ जाएगा, जिससे लड्डू खुश हो जाएगा। फिर जब वह बोले तो वापस भी चले जाना। ईबा भी इसके लिए हाँ कह देता है। कुछ देर बाद जब उसका दोस्त स्टेज पर मैजिक शो परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी नजर सामने बैठे उदास और खामोश लड्डू पर जाती है। वह उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? लड्डू कुछ नहीं कहता। दोस्त मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम्हारे मन की बात पता चल गई है, तुम्हें अपने मामा पसंद है ना? यह सुनकर लड्डू उसकी ओर देखने लगता है। दोस्त पूछता है, क्या तुम चाहोगे कि मैं मैजिक से उन्हें तुम्हारे सामने लाऊं? स्टेज पर जाकर वह आबरा का डाबरा बोलता है और इशारा करता है कि जैसे ही वह यह बोले ईबा पीछे से आ जाए। लेकिन ईबा स्टेज पर नहीं आता, क्योंकि ऐन उसी वक्त रेखा उसे रोक देती है। रेखा की आंखों में सच्चाई थी, उसने सब जान लिया था।
उसे पता चल चुका था कि गिरिजा ने लड्डू से कह दिया था कि उसका मामा अब इस दुनिया में नहीं है। वह ईबा से कहती है, अगर तुम आज उसके सामने गए और फिर अचानक गायब हो गए तो वह बच्चा फिर से टूट जाएगा। वह नॉर्मल हो रहा है, उसे फिर से झटका नहीं सहना चाहिए। ईबा चुपचाप रुक जाता है और फिर फूट फूट कर रोने लगता है। वो बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, लेकिन फिर भी अपने लड्डू को छू भी नहीं सका। उधर लड्डू भी मायूस हो जाता है। उसकी मासूम उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। वह सोचता है कि मैजिक से भी मामा वापस नहीं आ सके। कुछ दिन बाद जब गिरिजा और उसका पति लड्डू को स्कूटी से ले जा रहे होते हैं तो वे रॉन्ग साइड से चलते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। गिरिजा और उसके पति को मामूली चोट आती है, लेकिन लड्डू की हालत गंभीर हो जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही ईबा को यह खबर मिलती है, वह फौरन मदुरई से लौट आता है और सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। ऑपरेशन चल रहा था। ईबा डॉक्टर से मिलने की इजाजत मांगता है। पहले तो डॉक्टर मना कर देता है, लेकिन ईबा की जिद और ममता देखकर वह उसे 2 मिनट का समय दे देता है। ईबा जब लड्डू के पास पहुंचता है तो उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और चमत्कार होता है। उसकी आवाज सुनकर लड्डू को होश आ जाता है। लड्डू कहता है, मामा तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखो तुम्हारे ना होने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। ईबा उसे सीने से लगाते हुए कहता है, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। उधर रेखा भी हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वह इतनी नाराज होती है कि सीधे ईबा से लड़ पड़ती है। वह कहती है, तुमने बच्चे की कसम खाई थी कि इस घर नहीं आओगे, फिर क्यों आए? अगर यही करना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? ईबा का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में रेखा को थप्पड़ मार देता है। रेखा तुरंत अपना मंगलसूत्र उतारकर उसके मुंह पर फेंकती है और वहां से चली जाती है। लड्डू के डिस्चार्ज के बाद ईबा उसकी पूरी देखभाल करता है, लेकिन वह अंदर से टूट चुका है। वह रेखा और अपने आने वाले बच्चे को बहुत मिस करता है, लेकिन उस दिन के झगड़े के बाद उनसे कोई बात नहीं करता। एक दिन वह सिंघम से मिलने जाता है। सिंघम उसे समझाता है, बेटा मैंने अपनी बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाया। बीवी का मतलब देवी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए उससे प्यार से बात करनी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि तुमने उस दिन हॉस्पिटल में रेखा को थप्पड़ मारा। तुम्हारा लड्डू के पास होना जरूरी था, लेकिन तुम्हारा रेखा को प्यार से समझाना उससे भी जरूरी था। अब जाकर अपनी गलती सुधारो। ईबा अब अकेला बैठकर सोचता है, शायद उसे रेखा को सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थीं। वह फैसला करता है कि अगले ही दिन वह खुद जाकर रेखा से बात करेगा। लेकिन सुबह सुबह दरवाजे पर कुछ आता है, डिवोर्स पेपर्स। ईबा ये देखकर सन्न रह जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देता। उधर एक और तूफान आ चुका होता है। सिंघम की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और फिर उसी सदमे में कुछ समय बाद सिंघम की भी मौत हो जाती है। यह ईबा के लिए दोहरी चोट थी। इसी बीच रेखा को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है और जब डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि रेखा को जुड़वा बच्चे हुए हैं तो सब खुशी से झूम उठते हैं। ईबा भी वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह बच्चों को देखने अंदर जाने लगता है, रेखा के परिवार वाले उसे रोक देते हैं। रेखा का भाई गुस्से में कहता है, इस आदमी ने मेरी बहन को सबके सामने थप्पड़ मारा, अब इसका यहाँ कोई हक नहीं। यह सुनकर गिरिजा खुद को दोषी मानती है और रेखा के घर वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। वह कहती है, इस सब की शुरुआत मेरी वजह से हुई। मैं किसी के भी पैर पड़कर माफी मांग सकती हूँ, बस मेरे भाई को माफ कर दो। ईबा उसे रोकते हुए कहता है, दीदी आपने जो किया वो अपने बेटे के प्यार में किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन गिरिजा मानने को तैयार नहीं होती। वह खुद को ही हर गलती की जड़ मानती है। उन्हीं के बीच अचानक लड्डू चुपचाप अंदर चला जाता है रेखा के पास। वह मासूमियत से कहता है, मामी मेरी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, प्लीज माफ कर दो। मैं अब कभी नहीं रोऊंगा, न मामा के लिए जिद करूंगा। रेखा ये सब सुनकर चुपचाप रह जाती है। लड्डू फिर बच्चों की आवाज सुनता है और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वही मासूमियत से उन बच्चों से वैसे ही बातें करने लगता है जैसे कभी उसके मामा उससे किया करते थे। वह कहता है, नानी ने कहा था कि छोटे भाई बहनों का वैसे ही ख्याल रखना जैसे मामा ने मेरा रखा। अब मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब बड़े हो जाओगे तो हम तीनों मिलकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगे और एक जैसे कपड़े पहनेंगे। उसकी बातें सुनकर रेखा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तभी ईबा भी अंदर आता है। वो रेखा से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यकीन मानो उस दिन मैं सिर्फ लड्डू की जान बचाने आया था। मुझे भरोसा था कि मुझे देखकर वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना मैं तो तुम्हारे साथ मदुरई में ही खुश था। वो आगे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा ट्रांसफर तुमने खुद नहीं करवाया था और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसी वजह से लड्डू इतना समझदार हो पाया। ईबा हाथ पकड़कर कहता है, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम तीनों और ये दोनों नन्हे फरिश्ते मिलकर बहुत खुश रहेंगे। रेखा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो ईबा को गले लगा लेती है। फिर सब फैमिली वाले एक दूसरे को माफ कर देते हैं। सारी गलतफहमियां मिट जाती हैं और कहानी यहीं एक खूबसूरत अंत के साथ पूरी होती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म मामन की कहानी। यकीनन ऐसा सिनेमा साउथ ही बना सकता है। फिल्म में इमोशंस की तो बाढ़ ही ले आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिले। दोस्तों, वक्त हो चला है अलविदा कहने का। मैं मिलूंगा जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।